एक ऐसे युग की कल्पना कीजिए जिसकी शुरुआत युद्ध की गड़गड़ाहट से नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरे, एक क्रांतिकारी सपने की फुसफुसाहट से हुई। ये एक ऐसी दुनिया का सपना था जहां लोग राजाओं के नहीं बल्कि एक साझा पहचान के नागरिक हों। ये वो शक्ति थी जिसने 19वीं सदी के यूरोप को उसकी सदियों पुरानी पहचान से खींचकर एक नए दौर में लाकर खड़ा कर दिया। और ये वही सपना है जिसे 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू ने अपने कैनवस पर उतारा था। जरा देखिए, दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के झंडे लिए स्वतंत्रता की प्रतिमा के पास से एक लंबी कतार में गुजर रहे हैं और उनके पैरों के पास जमीन पर बिखरे पड़े हैं राजशाही के टूटे हुए ताज और प्रतीक। तो ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है बल्कि एक आदर्शवादी, एक यूटोपियन भविष्य के लिए की गई प्रार्थना थी। खोजी इतिहासकार सोर्यू का ये सपना, ये उस समय की जो कड़वी हकीकत थी ना, उसके खिलाफ एक सीधी बगावत थी। जरा सोच कर देखिए, उस वक्त का यूरोप कैसा था। वो एक तरह से बहुराष्ट्रीय वंशावली साम्राज्यों का एक जाल था। लोगों की पहचान उनका देश नहीं बल्कि उनका राजा हुआ करता था। मतलब आप हैब्सबर्ग साम्राज्य के एक जर्मन भाषी हो सकते थे जो इताली भाषियों पर राज कर रहा हो। और ये सब क्यों? सिर्फ एक सम्राट के प्रति वफादारी के नाम पर। असल में यही तो था निरंकुशवाद। लेकिन एक राष्ट्र आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई कुछ लकीरें हैं? फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेना हमें इसका एक बहुत गहरा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि राष्ट्र एक आत्मा है, एक आध्यात्मिक सिद्धांत। ये उन लोगों की साझा यादों, उनके बलिदानों और गौरव से बनता है जो एक साथ मिलकर कुछ महान करना चाहते हैं। मतलब ये भूगोल से कहीं ज्यादा एक सामूहिक चेतना है। तो चलिए इस विश्लेषण में हम इसी विचार की यात्रा का पता लगाते हैं कि कैसे एक सपना हकीकत बना और उसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। राष्ट्रवाद से पहले के यूरोप की कल्पना आप एक पुराने बहुरंगी गलीचे की तरह कर सकते हैं। हैब्सबर्ग साम्राज्य जैसे इस गलीचे में अलग अलग भाषा, संस्कृति और परंपराओं के धागे बुने हुए थे और इन अलग अलग धागों को एक साथ रखने वाली एकमात्र चीज थी सम्राट के प्रति निष्ठा का सुनहरा धागा। कोई साझा पहचान नहीं, नागरिकता की कोई भावना नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक राजा के प्रति वफादारी। और यहीं पर राष्ट्रवाद एक क्रांतिकारी शक्ति बनकर सामने आया। इसने एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछा, हमारी पहचान का आधार क्या होना चाहिए? किसी राजा की प्रजा होना या फिर एक साझा संस्कृति, भाषा और इतिहास वाले राष्ट्र का नागरिक होना? ये एक राजा की संपत्ति होने से निकलकर एक सामूहिक परिवार का हिस्सा बनने का विचार था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक चिंगारी से। और ये चिंगारी भड़की थी फ्रांस में। फ्रांसीसी क्रांति ने ही राष्ट्रवाद के आइडिया को पहली बार एक ऐसी ताकत दी जिसने सबको हिला कर रख दिया। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, ये इतिहास का वो निर्णायक मोड़ था जब संप्रभुत्व यानी शासन करने का जो सर्वोच्च अधिकार है वो एक राजा के महल से निकलकर आम नागरिकों की सभा में आ गया। पहली बार लोगों ने खुद को एक राष्ट्र घोषित किया। सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव था। सदियों से लोग खुद को किसी राजा या रानी की प्रजा समझते थे, मतलब उनकी वफादारी एक इंसान के लिए थी। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने दो नए और बहुत शक्तिशाली शब्द दिए, ला पात्री यानी पितृभूमि और ले सितवाये यानी नागरिक। अचानक से लोगों की पहचान बदल गई। अब वो किसी की प्रजा नहीं बल्कि एक राष्ट्र के बराबर के सदस्य थे जिनके कुछ अधिकार थे। पर सवाल ये था कि इस सामूहिक पहचान को बनाया कैसे जाए। तो क्रांतिकारियों ने क्या किया? उन्होंने अमूर्त विचारों को ठोस रूप दिया। उन्होंने ला पात्रे यानी पितृभूमि और लेसितोयेन यानी नागरिक जैसे शब्द दिए। शाही झंडे की जगह नया तिरंगा झंडा लाया गया। पूरे देश में एक जैसे कानून और नापतोल की व्यवस्था लागू की गई और पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बना दिया गया। कह सकते हैं ये एक राष्ट्र को गढ़ने की इंजीनियरिंग थी। और फिर एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते हैं विरोधाभासी किरदार है ये। एक तरफ उसने फ्रांस में लोकतंत्र को खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ अपनी जीतों के जरिए उसने क्रांति के इन नए आइडियाज को पूरे यूरोप में फैला दिया। शुरुआत में तो कई जगहों पर फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता के दूत के रूप में देखा गया, लेकिन जब मुक्तिदाता की सेना एक कब्जा करने वाली सेना बन गई, टैक्स बढ़ा दिए गए और लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया जाने लगा, तो वो शुरुआती उत्साह
जल्द ही कड़वी दुश्मनी में बदल गया। उसका सबसे शक्तिशाली हथियार तलवार नहीं बल्कि उसका कानून था, 1804 का नेपोलियनिक कोड। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया में जहां आपका भविष्य इस बात से तय होता था कि आप किस परिवार में पैदा हुए हैं, इस कोड ने कहा कि नहीं, कानून के सामने सब बराबर हैं। इसने जन्म से मिलने वाले सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। तो जब नेपोलियन की सेनाएं यूरोप में गईं, तो वो अपने साथ सिर्फ बंदूकें नहीं बल्कि ये आधुनिक विचार भी ले गईं, जिसने पुरानी व्यवस्था की नींव हिला दी। शुरू में तो लोगों ने फ्रांसीसी सेना का स्वागत किया। उन्हें लगा कि ये हमें आजादी दिलाने आए हैं, लेकिन ये उत्साह बहुत जल्दी दुश्मनी में बदल गया। क्योंकि नेपोलियन ने टैक्स बढ़ा दिए, सेंसरशिप लगा दी और लोगों को जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। और मजे की बात देखिए, इसी विरोध ने, इसी दुश्मनी ने बाकी यूरोप में राष्ट्रवाद की आग को और भड़का दिया। तो अब वो चिंगारी एक ज्वाला बन चुकी थी। राष्ट्रवाद अब सिर्फ कानूनों या झंडों की बात नहीं रह गया था, वो लोगों के दिलों में उतर चुका था। उनकी कविताओं में, उनके संगीत में, उनकी कहानियों में। अब एक राजनीतिक आइडिया से कहीं ज्यादा एक कल्चरल मूवमेंट बन गया था। लेकिन राष्ट्र केवल लड़ाइयों, कानूनों और राजनीति से नहीं बनते। उनकी एक आत्मा भी होती है, जिसे कला, कहानियों और संगीत से गढ़ा जाता है। तो अब हम युद्ध के मैदान से निकलकर कवियों और कलाकारों की दुनिया में चलते हैं। अगर फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद का राजनीतिक दिमाग थी, तो रोमांटिकवाद या स्वच्छंदतावाद, हम कह सकते हैं कि वो उसकी धड़कन बना। ये एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जिसका मानना था कि तर्क और विज्ञान से ज्यादा जरूरी है भावनाएं, अंतर्ज्ञान और रहस्यमयी एहसास। इसने कहा कि एक राष्ट्र की असली पहचान उसके संविधान में नहीं बल्कि उसके लोक संगीत और उसकी कहानियों में मिलती है। और इस इमोशन को, इस जज्बे को कला ने बहुत खूबसूरती से दिखाया। डेलाक्रोइक्स की ये पेंटिंग देखिए, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, एक चीख है। इसने तुर्की शासन के खिलाफ, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के लिए पूरे यूरोप में हमदर्दी की एक लहर पैदा कर दी। इस एक पेंटिंग ने साबित कर दिया कि एक आर्टिस्ट का ब्रश कभी-कभी तोपों से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। क्यूरेटर जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड हर्डर जैसे विचारकों ने कहा कि सच्ची जर्मन संस्कृति महलों में नहीं बल्कि दास फोक यानी आम लोगों में बसती है। और इसी विचार से प्रेरित होकर ग्रिम बंधुओं जैसे लोगों ने गांव-गांव घूमकर लोक कथाएं और गीत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनके लिए ये सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं था, बल्कि ये राष्ट्र की खोई हुई आत्मा को खोजने जैसा था। 1848 के बाद कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। राष्ट्रवाद का जो सपना उदारवादियों और क्रांतिकारियों ने देखा था, उसे अब रूढ़िवादी राज्यों और शासकों ने अपने मकसद के लिए एक तरह से हाईजैक कर लिया। अब राष्ट्रवाद का आंदोलन नीचे से ऊपर, मतलब जनता की आवाज नहीं रहा, बल्कि ये ऊपर से नीचे यानी राज्य का एक प्रोजेक्ट बन गया। अब राष्ट्रवाद का इस्तेमाल जनता को अधिकार देने के लिए नहीं, बल्कि सैन्य शक्ति बढ़ाने और राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए किया जा रहा था। सपने को एक हथियार बना लिया गया था। जब यूरोप की ताकतवर शक्तियों ने पुरानी राजशाही व्यवस्थाओं को वापस लाने की कोशिश की, तो राष्ट्रवादी चुप नहीं बैठे। वे अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज यानी गुप्त संगठन बनाए। इनका बस एक ही मकसद था, आजादी और राष्ट्र राज्यों का निर्माण। और इन क्रांतिकारियों में एक नाम सबसे ऊपर था, इटली के जुसेपे मत्सिनी। वो इतने प्रभावशाली और खतरनाक माने जाते थे कि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिच, जो उस दौर के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे, उन्होंने मत्सिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा था। तो आखिर मत्सिनी का सपना था क्या? उनका मानना था कि इटली को ऐसे छोटे छोटे राज्यों में बटा नहीं रहना चाहिए। वो एक संयुक्त, आजाद इटालियन गणराज्य चाहते थे। उनका विश्वास था कि राष्ट्र भगवान की बनाई हुई स्वाभाविक इकाइयां हैं, और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे गुप्त संगठन बनाए, जिन्होंने क्रांतिकारियों की एक पूरी पीढ़ी को रास्ता दिखाया। इसका सबसे बड़ा सबूत है इटली और जर्मनी का एकीकरण। ये राष्ट्र जनता के आंदोलन से उतने नहीं बने जितने प्रशा के चांसलर बिस्मार्क की लौह और रक्त की नीति से बने। इसका मतलब कूटनीति और युद्ध के जरिए राष्ट्रों का निर्माण किया गया। ये एक नए और ज्यादा आक्रामक राष्ट्रवाद का दौर था। चलिए अब कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से में चलते हैं। यहाँ राष्ट्रवाद का वो रोमांटिक सपना अब युद्ध और कूटनीति की आग की भट्टी में तपने वाला था,
और एक ठोस राजनीतिक हकीकत बनकर निकलने वाला था। 19वीं सदी के बीच तक यूरोप में दो बड़े आइडियाज एक राष्ट्र बनने के लिए तड़प रहे थे, जर्मनी और इटली। मजे की बात यह है कि दोनों 1871 में ही एक हुए, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे। एक तरफ था जर्मनी, जहां बिस्मार्क की ब्लड एंड आयरन यानी खून और लोहे की पॉलिसी चल रही थी। ये एक टॉप डाउन मिलिट्री ड्रिवन एकीकरण था। दूसरी तरफ था इटली, जहां मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। इसमें मैत्सीनी के क्रांतिकारी विचार भी थे, कैवूर की कूटनीति भी और गैरिबेल्डी का जनता का विद्रोह भी। इटली के एकीकरण को समझने के लिए हमें 3 किरदारों को समझना होगा। मैत्सीनी थे इसकी आत्मा, जिन्होंने दशकों तक एक संयुक्त इटली का सपना जिंदा रखा। प्रधानमंत्री कैवूर थे इसका दिमाग, एक चतुर राजनेता जिसने कूटनीति से ऑस्ट्रिया को हराया। और आखिर में थे गैरिबाल्डी, जो थे इसकी तलवार, एक करिश्माई लीडर जिन्होंने अपनी रेड शर्ट सेना के साथ दक्षिण इटली को आजाद कराया। आत्मा, दिमाग और तलवार, इन तीनों ने मिलकर इटली को एक किया। अब चलते हैं जर्मनी की तरफ। यहाँ कहानी का मुख्य किरदार एक ही था, प्रशिया का मुख्यमंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क। वो सपनों में नहीं बल्कि हार्डकोर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में यकीन रखता था, जिसे रियल पॉलिटिक कहते हैं। उसका एक ही लक्ष्य था, प्रशिया के झंडे तले जर्मनी को एक करना, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बिस्मार्क का नजरिया उनकी इस एक लाइन से साफ हो जाता है। उनका मानना था कि राष्ट्र का निर्माण पार्लियामेंट में बहस करने से नहीं होता, बल्कि जंग के मैदान में होता है। खून और लोहा यानी युद्ध और उद्योग की ताकत। और बिस्मार्क ने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने बड़ी चालाकी से सिर्फ 7 साल के अंदर 3 युद्ध लड़े। पहला डेनमार्क के खिलाफ, फिर ऑस्ट्रिया के खिलाफ, ये तय करने के लिए कि जर्मनी का बॉस कौन होगा, और आखिरी और सबसे बड़ा युद्ध फ्रांस के खिलाफ। इस एक जीत ने दक्षिणी जर्मन राज्यों को भी प्रशिया के साथ आने पर मजबूर कर दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक मास्टर प्लान था। और इस पूरे ड्रामे का क्लाइमैक्स एक बहुत ही सिंबॉलिक जगह पर हुआ। 18 जनवरी 1871 जगह थी वर्साई का शीश महल, जो फ्रांस की शान का प्रतीक था। वहीं पर अपने सबसे बड़े दुश्मन के घर में प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को संयुक्त जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ये एक नए और बहुत शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य के जन्म का ऐलान था। तो इस शक्तिशाली विचार की विरासत क्या रही? सच कहूं तो ये बहुत जटिल है और विरोधाभासों से भरी हुई है। क्या एकता बनाने के लिए हमेशा एक हम और एक वे बनाना जरूरी होता है? राष्ट्रवाद ने जहां एक ओर लोगों को जोड़ा, वहीं दूसरी ओर संघर्ष के बहुत गहरे बीज भी बो दिए। राष्ट्रवाद का वादा था एकता और साझा अधिकारों का, लेकिन हकीकत में अक्सर एक बहुसंख्यक समूह की पहचान को ही राष्ट्र की पहचान बना दिया गया, और इसका नतीजा हुआ अल्पसंख्यक संस्कृतियों का दमन। जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटिश हाईलैंडर्स को अपनी गेलिक भाषा बोलने और पारंपरिक पोशाक पहनने तक से रोक दिया गया था, यानी एक पहचान को बनाने के लिए दूसरी को मिटाया गया। आयरलैंड इसका एक बहुत दुखद उदाहरण है। वहां राष्ट्रवाद का संघर्ष धार्मिक विभाजन के साथ उलझ गया। इंग्लैंड की ताकत ने अल्पसंख्यक प्रोटेस्टेंट को बहुसंख्यक कैथोलिक आबादी पर हावी होने में मदद की, जिससे दशकों तक चलने वाले एक लंबे संघर्ष की नींव पड़ी। 1871 के बाद राष्ट्रवादी तनाव का सबसे खतरनाक केंद्र बना बाल्कन क्षेत्र, जिसे अक्सर यूरोप का बारूद यानी कि पाउडर केग ऑफ यूरोप कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा इलाका था जहां कमजोर होते ऑटोमन साम्राज्य के मलबे पर कई नए देश अपनी पहचान बनाने के लिए लड़ रहे थे। यहाँ के स्लैव, यूनानी, रोमानियन सब एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, और बड़ी यूरोपीय शक्तियां अपने फायदे के लिए इस आग में घी डाल रही थीं। और जब ये आक्रामक राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद की भूख के साथ मिल गया, तो इसने यूरोप को सीधे 1914 की महातबाही यानी प्रथम विश्व युद्ध की ओर ढकेल दिया। जो सपना स्वतंत्रता की प्रतिमा के नीचे शुरू हुआ था, उसका अंत युद्ध के मैदान में हुआ। तो हमने देखा कि कैसे राष्ट्रवाद के एक आइडिया ने पूरे यूरोप का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। 19वीं सदी के इस आक्रामक राष्ट्रवाद ने देशों को एक तो कर दिया, पर क्या इसी एकता की भावना ने, इसी हम और वो की सोच ने अनजाने में 20वीं सदी के भयानक विश्व युद्धों के बीज भी बो दिए थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका असर आज भी हमारी दुनिया पर महसूस होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें
और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। इससे हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए SDS एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।